जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको हम भाग 12 की बात किए थे, जिसको मैंने 264 से लेकर 300 तक थे। इसमें हम आपको बताए थे कि 265 में बात किए थे कि कोई भी कर भारत सरकार में जब लगाती है तो बिना वह संसद से पारित किए हुए टैक्स वह हमसे नहीं ले सकते हैं। यह अनुच्छेद 265 में कहा गया है। और अनुच्छेद 266 में कहा गया है कि भारत के पास जो भी पैसा है वह संचित निधि के पास जमा है। वह संचित निधि किसके पास जमा है? आरबीआई के पास है। उस संचित निधि से हमें पैसा निकालना है विकास के काम करने के लिए। इसके लिए संसद से विनियोग विधेयक पारित किया करना पड़ेगा। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में इसकी चर्चा है और यह विनियोग विधेयक संसद से पारित होगा। इसलिए संचित निधि का रक्षक संसद को कहा जाता है। और अनुच्छेद 267 में कहा गया है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि वह पैसा होता है जो आपातकालीन स्थिति में रखा हुआ रहता है, वह पैसा होता है। जैसे आप घर भी चलाने के लिए कुछ पैसा रखते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा पैसा होगा कि उसको आप छांट के रखेंगे, बहुत ही जरूरत पड़ने पर उस पैसा को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह केंद्र सरकार भी एक आकस्मिक निधि बनाया है, जिसको में 500 करोड़ से कम पैसा नहीं होना चाहिए। अभी इसका जो 500 करोड़ से अब 30 करोड़ इसकी बात किया जा रहा है कि 30 करोड़ आकस्मिक निधि में पैसा रहना चाहिए। यह राज्य का भी संचित आकस्मिक निधि होता है और केंद्र सरकार के भी होती है। अब हम बात करते हैं कि 275 में आपको विशेष राज्य की दर्जा की बात की है। विशेष राज्य दर्जा की मतलब होता है कि जो भी उस राज्य में विकास का कार्य होगा जिसका 80% केंद्र सरकार देगी और 20% उस राज्य को खर्चा पड़ेगा। इसके बाद हम आपको बताएं वित्त आयोग 279 में जीएसटी परिषद की चर्चा था। जीएसटी परिषद में कौन कौन से सदस्य रहते हैं? तो एक कैबिनेट वित्त मंत्री रहते हैं, एक राज्य मंत्री रहते हैं और सभी राज्य के वित्त मंत्री रहते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा है वहां का भी 3 वित्त मंत्री होते हैं और उसका अध्यक्ष कौन रहते हैं? कैबिनेट वित्त मंत्री रहते हैं। और इसके बाद हम बात कर रहे थे 280 के बाद इसमें कहा गया था वित्त आयोग की बात। वित्त आयोग की प्रथम वित्त आयोग कौन थे? तो केसी नियोगी थे। अभी वर्तमान में वित्त आयोग कौन थे? मनोज पांडे हैं। और इसमें क्या होता है? वित्त आयोग का कार्य क्या होता है कि जो किसी भी राज्य का टैक्स जो जितना भी आता है, टैक्स या कर दोनों, कर हिंदी हुआ और टैक्स इंग्लिश हुआ, वह जो भी टैक्स आता है उसका 58% केंद्र सरकार लेती है और 42% रिटर्न कर देती है उसी राज्य को। इस प्रकार वित्त आयोग का कार्य थी। वित्त आयोग का क्या कार्य थी कि वह टैक्सों की बंटवारा कर देता है। यह अनुच्छेद 280 में कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि 292 अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार को विकास को कार्य करने के लिए भारत में यदि विदेश से ऋण भी लेना पड़े, यानी दूसरे देश से ऋण लेना पड़ेगा, तो वह ले सकती है, लेकिन इसका जिम्मेदार भारत की संचित निधि पर जाएगी। इसका जो भी भरपाई किया जाएगा तो वह संचित निधि से जो पैसा निकलेगा उससे विदेश से ऋण जो लिया गया है उस पर संचित निधि द्वारा ही से भरा जाता है। इसलिए संचित निधि पर यह भारित होता है। और 293 में कहा गया है कि यदि राज्य सरकार भी विदेश से ऋण लेना चाहता है तो वह केंद्र सरकार जब सलाह देगी तब वह राज्य सरकार विदेश से ऋण लेगी, अन्यथा यह नहीं लेगी। क्योंकि भारत सरकार चलाने के लिए संचित निधि को जरूरी है। इसलिए 292 में कहा गया है यदि हम विदेश से ऋण लेंगे
यदि हम विदेश से ऋण लेंगे तो वह संचित निधि पर भारित होगा, लेकिन 293 में कहा गया है कि राज्य सरकार भी, या तो केंद्र सरकार लेती है और राज्य सरकार भी ले सकती है। राज्य सरकार भी ऋण लेगी, लेकिन इसका अनुमति वह केंद्र सरकार देगी, तभी वह विदेश से ऋण ले पाएगी। जब भी राज्य सरकार को विदेश से ऋण लेना पड़ेगा, इसका निर्णय केंद्र सरकार देगी कि हाँ आपको जरूरत है आप लीजिए। काहे कि इसका कोई भी लोन जब भी लीजिए तो गारंटर खोजता है। छोटा मोटा बैंक में जाइएगा तो वह गारंटर के ही मुताबिक आपको ऋण देता है। एक खाता भी खुलाने जाइए तो गारंटर खोजता है। इस प्रकार विदेश से जब ऋण लीजिएगा तो राज्य का उतना विदेश में नहीं देता जितना आपको देश को जब केंद्र के देती है, क्योंकि केंद्र के जब लेगा तो केंद्र का ही सारा रोड ये सब है, तो वह रोड पर टैक्स लगाकर, टूल टैक्स लगाकर वह अपना पैसा सोल कर लेगी। लेकिन राज्य सरकार पर यह भारित नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार जब टैक्स लेगी तो उसका जिम्मेदारी पूरा केंद्र सरकार की आती है। इसलिए केंद्र सरकार अनुमति देता है कि हाँ आप इस राज्य को आप ऋण दे दीजिए, अन्यथा नहीं देती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 297। अनुच्छेद 297 में कहा गया है कि आपके जमीन या आपका जो पर्सनल जमीन के अंदर यदि कोई भी मूल्यवर्धक सामान निकले, जैसे गैस निकल जाए, पेट्रोलियम या कोयला के खदान निकल जाए, सोना के खदान निकल जाए, तो वह सारी जो धरती के नीचे जो भी खदान निकलता है वह सरकार की हो जाती है। इसके बदले आपको जमीन का मुआवजा भी देती है सरकार। लेकिन आप ये कहिए कि हमारा कोयला है, ये हमारा तेल का पंप निकल गया, ऐसा नहीं है। यह 297 में लिखित कर दिया है कि यदि आपको क्षेत्र में या आपका अपना पर्सनल जमीन में कोई भी गैस का सामान निकल जाए, सोना निकल जाए, कोयला का खदान निकल जाए, तो वह सरकार की हो जाएगी, भारत सरकार का। उस पर आपको एक ठो भी हक नहीं रहेगा। यदि इसका विपरीत की बात करें कि यदि आपको क्षेत्राधिकार में बम निकल जाए, बंदूक निकल जाए, गोली निकल जाए, कुछ सामाजिक दुर्व्यवहार करने वाला एक दूसरे में वैसा व्यक्तिगत चीज वस्तु निकल जाए, इसका पूरा भार उस श्रेय व्यक्ति को होगा जिसके पास वह जमीन है और वह जमीन से निकला है, तो वह पूरा जो भी फंसेगा तो उस व्यक्ति फंसेगा। जैसे शराब आपको जमीन से निकलता है, दारू निकल जाए, गोली या बंदूक निकल जाए, तो इसका जिम्मेदारी आप होंगे। इसके बदले यदि आप सोना निकल जाए, कोयला निकल जाए, तो यह पूरा सामान जो सरकार का होगा। लेकिन गोली, बंदूक, शराब जो गैर कानूनी चीज निकल जाता है, जिसका पूरा व्यक्ति आपका जिम्मेदारी हुआ कि आपको जगह से निकला है, इसलिए आप पर कार्रवाई किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 300 के का। अनुच्छेद 300 के का, इसमें कहा गया है कि अब संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार हम आपको आर्टिकल जब 19 पढ़ा रहे थे और 31, उसमें भी यह बात बताए थे कि अब संपत्ति का अधिकार, जमीन जो हमारा होता है वह हमारा अब नहीं रहेगा। हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकती, लेकिन कानून हमसे, सरकार हमसे छीन सकती है, जिस कारण अब संपत्ति का अधिकार अब हमारा नहीं रहा, वह एक कानूनी अधिकार बन गया है कि जब भी सरकार चाहेगा तो हमारा जमीन ले सकती है। इसलिए इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। इस प्रकार जो अब संपत्ति का अधिकार जो है वह हमारा अधिकार नहीं रहा, यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। इस प्रकार आपको हम भाग 12 की बात किए, जिसको मैं 264 से लेकर 300 तक अनुच्छेद की बात किए थे। इसमें 265 में कहा गया था कि बिना संसद की अनुमति पर आप टैक्स नहीं ले सकते हैं। उसके लिए यदि आप भारत में कोई भी
चीज पर टैक्स लेना है तो उसे संसद से पारित करना पड़ता है। और 266 में संचित निधि के बाद कहा गया था कि भारत का सारा पैसा संचित निधि में जमा होगा और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए आपको विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा। और 267 में आकस्मिक निधि की बात किए। और उसके बाद 275 में विशेष राज्य की दर्जा की बात की, 279 में जीएसटी के परिषद की बात हुआ, 280 में वित्त आयोग की बात हुई और 292 में केंद्र यदि विदेश से ऋण लेना चाहती है उसकी बात हुआ। उसके बाद 293 में राज्य सरकार भी विदेश से ऋण लेना चाहता है वह भी ले सकता है, लेकिन इसका भार केंद्र सरकार अनुमति देती है। 300 के कम में यह संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है।